लेकिन कोई 10-10 साल लगा लेता है फिर भी जाकर आगे नोट्स बेचता है। क्यों बेचता है? इसीलिए बेचता है क्योंकि अपने सिलेबस को पकड़ता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पॉलिटी जो है यानी कि हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो जीएस 2 पेपर है यानी जीएस 2 है, उसमें जो पॉलिटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो हमने प्रीलिम्स से 10 से टॉपिक को नोट किया है और मेंस का भी 10 से टॉपिक को नोट करने की कोशिश किया है। तो पहला हमारा टॉपिक यानी प्रीलिम्स को पहले हम देखते हैं। किसको देखना है? हमें प्रीलिम्स को देखना है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। पहला क्या कहता है, पहला टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। भारत का संविधान टॉपिक में आपको प्रस्तावना को देखना होता है। इसमें प्रस्तावना के बाद आप इसमें मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे, क्या मौलिक अधिकार है, निदेशक तत्व क्या होता है और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, और संविधान के विभिन्न भागों का अध्ययन करना होता है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी भारत का संविधान है, इसमें मेन अगर हम देखें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इस पॉलिटी के टॉपिक में, तो आपको सबसे ज़्यादा आपको प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। याद रखिएगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो, और आपके फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। दूसरा नंबर आता है हमारे पास इलेक्शन सिस्टम यानी कि चुनाव प्रणाली। आखिर ये चुनाव प्रणाली क्या होता है? तो इसमें हमें देखना होता है चुनाव की आखिर प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव कैसा होता है, और चुनाव आयोग आखिर होता क्या है, और लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या होता है, और दल बदल विरोधी कानून क्या है। ये देखिए, दल बदल जो विरोधी ये कानून है ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीलिम्स में। दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून ये क्या है? तो ये इलेक्शन सिस्टम में आता है। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका इलेक्शन सिस्टम। आप इसको कहीं से भी आप ऑनलाइन भी जा करके आप सर्च करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन से बहुत ज़्यादा आपको आ जाएगा। आप वहाँ से भी आप पढ़ाई अपनी तैयारी कर सकते हैं, या इस टॉपिक की मदद से भी आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर हमारा टॉपिक कहते हैं क्या है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी भारतीय राजनीति और शासन। भारत का राजनीति क्या कहता है, शासन क्या कहता है। तो इसमें कार्यपालिका यानी सरकार का कार्यपालिका भाग है, अंग है, विधायिका है, न्यायपालिका है। अब इसका देखना है संरचना यानी स्ट्रक्चर देखना है, और कार्य प्रणाली यानी इसकी फंक्शनिंग देखना है कि इसकी जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, जो आपका न्यायपालिका है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, आखिर इसका क्या कार्य होता है ये तीनों का। इसकी जो संरचना होता है, इसकी संरचना क्या है यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। और साथ में आपको संघवाद और शक्तियों के विभाजन को भी समझना है कि जो फेडरलिज्म होता है, जो शक्ति होता है, जो पावर होता है, उसको किस तरह से केंद्र और राज्यों में डिवाइड किया गया है। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चौथा टॉपिक की बात करें तो लोकल गवर्नेंस। आपने नाम सुना होगा, लोकल गवर्नेंस अपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। स्थानीय शासन के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक उसमें नॉलेज दिया गया है, ठीक है, ज्ञान दिया गया है। अगर स्थानीय शासन की बात करें तो पंचायती राज संस्था हो गया, और शहरी स्थानीय निकाय शक्तियों और कार्यों के साथ अध्ययन करना है। अब हमें देखना होता है लोकल गवर्नेंस में कि जो पंचायती राज जो संस्था है, आखिर इसकी क्या शक्तियाँ होती है, आखिर जो इसके जो फंक्शन होती है यानी जो कार्य प्रणाली होता है, आखिर इसकी कार्य प्रणाली क्या होता है। अगर आप इस पर अगर ध्यान अपने केंद्रित करते हैं और अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। अगर हम पांचवें टॉपिक की बात करें, ध्यान से समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। आपका मौलिक कर्तव्य क्या कहता है और मौलिक अधिकार क्या कहता है, अगर ध्यान से समझेंगे तो इसमें देखना होता है नागरिकों को दिए गए जो अधिकार हैं, उनकी जो सीमाएं हैं उसको जानना है, और साथ में फंडामेंटल जो ड्यूटीज होता है उसके महत्व को समझना है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को क्या सरकार इसको हटा सकती है संविधान से, क्या अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन करता है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकते हैं, किस रिटों के माध्यम से हमारी कार्रवाई की जा सकती है अगर जो इसका उल्लंघन करता है, इसके बारे में जानना होता है। साथ में हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके महत्व को भी समझना है कि आखिर ये दोनों का, या फंडामेंटल ड्यूटीज हो या मौलिक अधिकार हो, आखिर इसका क्या महत्व हमारे लिए रखता है। अगर छठा हम देखें डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं राजनीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, यानी उन गैर न्याय संगत सिद्धांतों को समझना होता है जिसमें नीति निर्माण राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। यानी नीति क्या होता है, मार्गदर्शन किसका, राज्य का। अगर 7वां देखें अमेंडमेंट्स टू द
कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में संशोधन। आखिर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये समझना नहीं है बल्कि इसको अपने नोटबुक में भी नोट करना है। क्यों नोट करना है? अगर आप नोट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आप इस टॉपिक को समझ लोगे कि इस टॉपिक से हमारे जो GS2 है वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है। तो ये तो हमें समझ में आना ही चाहिए। अगर हम अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यानी कि संविधानिक जो का संशोधन है इसके बारे में, तो इसमें हमें देखना होता है महत्वपूर्ण संशोधन पे आप फोकस करेंगे और उनके महत्व को से आप अवगत रहेंगे कि आखिर हमारे जो संविधान में संशोधन हुआ इसका महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा रहा, ये हमारे लिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहा। यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आता है 8वें नंबर यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है? तो आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान क्या है भाई साहब? देखिए आपातकालीन प्रावधान विभिन्न प्रकार के आपात स्थितियों को और सरकार और नागरिकों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना होता है। जब हमने क्या किया, जब आपातकाल लगता है, आपातकालीन के दौरान कुछ ऐसा समय होता है कि हमारे ऊपर कुछ प्रावधान लगते हैं। आखिर क्या वो प्रोविज़न है, हमारे संविधान में किस तरह से प्रोविज़न आया आपातकाल का, आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना होता है। जो आपको प्रीलिम्स के, ये आपको मेंस में भी जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ना मेंस में भी देखना होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना होता है। थोड़ी सा अगर जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे ना मेंस में तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे हम देखें 9 नंबर टॉपिक यानी 9th टॉपिक बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों को बॉडीज़ के बारे में आपको जानना होता है कि संवैधानिक और नॉन संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है, इसके बारे में आप जानोगे। फिर आगे जैसे में आप जानोगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, इसके बारे में आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम है इसके बारे में, और संवैधानिक यानी कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज यानी कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले के बारे में। आज से ऐतिहासिक मामला क्या रहा हमारे जो इसमें संविधान में, क्या इसका व्याख्या कैसे हुआ, कौन व्याख्या करता है, ये आपके 10वां टॉपिक आपको बताता है। ठीक है, तो हमने कितना टॉपिक देखा? 10 टॉपिक प्रीलिम्स से हमने देख लिया। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। आखिर मेंस क्या कहता है? मेंस में पहला टॉपिक कहता है कि रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि राष्ट्रपति जो होता है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ध्यान से समझेंगे राष्ट्रपति के क्या कार्य होता है, राष्ट्रपति का क्या शक्तियाँ होती है, इसमें आपको देखना होता है। अब इसकी कार्य प्रणाली, इनकी राष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिपरिषद का भंग कैसे होता है, आखिर ये क्या होता है, मंत्रिपरिषद का सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है या मंत्रिपरिषद को जो उसमें मंत्री परिषद वाले होते हैं तो उनके पास होता है, या जो अध्यक्ष होता है मंत्रिपरिषद का उसके पास होता है, किसके पास होता है, इसमें हमें जानना होता है। तब जाकर आप मेंस में आंसर राइटिंग में कुछ कर पाओगे। आगे हम बात करें अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सर क्या है? आप ये पूछ सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली क्या है। देखिए लोकसभा राज्यसभा, ध्यान से समझना है, लोकसभा और राज्यसभा ये जो संसदीय समितियों की कार्य प्रणाली और विधायी प्रक्रिया के बारे में जानना है कि जो इसकी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियाँ है, इनकी कार्य प्रणाली है क्या, ये जो विधायी प्रक्रिया का अध्ययन यानी कि जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, जो इसमें विधायी प्रक्रिया क्या है, ये कानूनों का किस तरह से जो आपका संसदीय प्रणाली है किस तरह से इसको परिवर्तित कर सकती है, किस तरह से कानून बनाया जाता है, इसमें आपको देखना होता है। आगे हम बात करें जुडिशियल सिस्टम में यानी कि न्यायिक प्रणाली में। आखिर ये न्यायिक प्रणाली क्या होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है, इसकी संरचना और इसके कार्य प्रणाली यानी इसकी फंक्शनिंग पर विश्लेषण यानी कि एनालाइज करना होता है। और फिर न्याय जो पालिका जो होती है उसकी स्वतंत्रता पर चर्चा करना है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ध्यान समझिएगा, न्याय जो पालिका होती है ना, ये अपने आप में कितना इंडिपेंडेंट है, कितना है, ये कितना स्वतंत्र है, क्या इसको स्वतंत्र रूप से किसी भी निर्णय का ये या किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर या किसी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने पर ये किस तरह से किसको ये दंडित कर सकती है। क्या भारत के प्रधानमंत्री के अलग नियम है, अलग IPC का सेक्शन है कि क्या
भारत का जो डीएम है, किसी स्टेट का डीएम, सॉरी किसकी आपका जिला का डीएम है, किसी स्टेट का सीएम है, या राज्यपाल होता है, या प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है, इनके लिए सब क्या क्या बताया गया है, इस सब बारे में आपको इसमें देखना होता है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, यानी अगर हम संघवाद की बात करें, तो संघवाद में देखना है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, यानी जो सेंट्रल और राज्य के जो बीच जो शक्ति होता है, इसमें जो शक्तियों का जो डिवाइडिंग किया गया है, इसके अंतर सरकारी संबंधों की भूमिका पे अंश मेंशन करना होता है। अगर हम 5वें टॉपिक की बात करें, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, तो हमने आपको इसमें बताया इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, किसमें, तो प्रीलिम्स में, फिर से आप देख लेंगे वीडियो, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान क्या होता है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है, तो एक राष्ट्रीय आपात स्थितियों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात स्थितियों और राज्य आपात स्थितियों, ध्यान से समझना है, राष्ट्रीय आपात स्थिति और राज्य आपात स्थिति और उनके निहितार्थों से संबंधित प्रावधानों की गहराई से आपको जांच करना होता है। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन यानी मेंस के पॉइंट ऑफ से आप देखेंगे तो आपातकालीन में तो राष्ट्रीय आपात स्थिति और राज्य की आपात स्थिति में बहुत बढ़िया से आपको इसके प्रोविज़न को स्टडी करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसमें आपको देखना होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है या आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, कौन सा आर्टिकल है जिसको निलंबित किया जा सकता है या निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ देखने को भी मिलता है, केशवानंद जो भारतीय वाद था उसमें भी आपको देखना होगा। अगर आगे हम बात करें इलेक्शन रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी जो सुधार होता है क्या होता है, तो चुनावी सुधार में बात करना है कि चुनावी सुधार की आवश्यकता हमें क्यों है और चुनावों की राज्य द्वारा वित्त पोषण क्या होता है। चुनावी सुधारों की आवश्यकता बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मेंस में, याद रखेंगे आप। लोकल गवर्नेंस की हमने बात कर लिया, आप फिर से आप देख सकते हैं। अगर हम 8वां नंबर टॉपिक की बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन, यानी कि संवैधानिक संशोधन, तो हमने प्रीलिम्स में बात किया कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस की बात करें तो संविधान और समाज पर महत्वपूर्ण संशोधन के प्रभाव का इसमें एनालाइज करना होगा। आखिर जब हमने संवैधानिक जब संशोधन हुआ तो संशोधन के माध्यम से संविधान पे क्या इफेक्ट्स पड़ा और हमारे समाज पे क्या इफेक्ट्स पड़ा, इसमें जो मस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बिंदु आते हैं वो आपको मेंस में लिखना होता है और बहुत ही गहराई से डेप्थ में जाकर समझना होता है, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर पूछ देते हैं कि आखिर जो हमने संशोधन किया क्या हम संशोधन नहीं करते तो काम नहीं चलता। ये पूछ सकते हैं कि क्या हम एक नया इसमें अनुच्छेद में कुछ जोड़ सकते हैं या कुछ अभी भी हटा सकते हैं। तो आपको इसलिए इसमें थोड़ी सी तो गहराई में आपको जाना ही पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें 9 नंबर जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या होता है, यानी न्यायिक सक्रियता का होता है। तो प्रासंगिक मामले के साथ न्यायिक सक्रियता की अवधारणा इसके पेशेवरों और विपक्षों पर चर्चा करना होता है कि इसके पेशेवर कौन है, इसके पक्ष कौन है, इसका विपक्ष कौन है। और आगे आता है 10 नंबर स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स, यानी कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। याद रखिएगा राज्यों के लिए विशेष प्रावधान होते क्या हैं। जो जम्मू कश्मीर राज्य है या अन्य राज्यों हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। कुछ ऐसे भी राज्य जिसके जैसे बिहार है, आपका बिहार कितने वर्षों से बोल रहा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, तो आखिर बिहार को ऐसा क्या मतलब बिहार में कमी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक मिला तो आप जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। आई होप कि आप इस जितने भी हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पॉलिटी का जो टॉपिक बताया, जो मैंने 20 टॉपिक बताया, 10 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और 10 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शायद समझ लिया होगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन इस वीडियो को 2 बार देखना। याद रखना ये पॉलिटी का जो टॉपिक है ना मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ना, आप पढ़ करके मेरे ऊपर विश्वास करो और फिर जाकर प्रीवियस क्वेश्चन देखो। मैं आपको लिख कर देता हूँ हॉट टॉपिक से आपको प्रीलिम्स से 5, 6, 10 क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा। वो भी मैं बोल रहा हूँ आज से 5 साल पहले के जाओ, आपको 15 साल 20 साल जाने की 25 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 15 से यानी आप 2015 से पेपर उठाओ और 2022 जो 23 से हुआ उसका एग्जाम देखो प्रीलिम्स का, 2022 तक आप मेंस एग्जाम को देखो, आपको समझ में आएगा ना ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सच बताता हूँ, ये ऐसा टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ना कि आप अगर ध्यान से इसको पढ़ लेते हो तो आपको कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखिएगा, इस टॉपिक इतना जल्दी आप नहीं पढ़ सकते, इसको कम से कम 6 महीना देना होता है, तब आप पढ़ सकते हो। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, एक समुंदर की तरह कह लो। अगर आप इसको कुछ छोड़ना भी होता है, कुछ पढ़ना भी होता है, अगर एक एस्पायरेंट्स को ये पता नहीं चलेगा ना कि क्या इसमें आपको छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो आपकी ज़िंदगी पूरी इसी में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक एक बच्चे हैं ना अपनी स्ट्रेटेजी 5 साल से बना कर रखे हुए हैं, आज वो तैयारी कर। लेकिन एक एक बच्चे हैं जिन्होंने अपने कंसेप्ट को पकड़ा, अपने लॉजिकल जो माइंड है उसको लगाया, और फिर जाकर देखो कोई सेकंड ईयर कोई थर्ड ईयर में जाकर यूपीएससी क्रैक कर लेता है। लेकिन कोई 10-10 साल लगा लेता है, फिर भी जाकर आगे नोट्स बेचता है। क्यों बेचता है? इसीलिए बेचता है क्योंकि अपने सिलेबस को पकड़ता नहीं है। कि इसके जैसे मैंने 10 टॉपिक बताए आपके पॉलिटी का, ये आप देखोगे तो हर साल आपको कुछ ना कुछ इसमें से पूछे जाते हैं, एकदम गारंटी है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।